हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है नीतू सिंह। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए व्यंजन संधि। इससे पहले हम संधियों को पढ़ चुके हैं, तो मैं एक नज़र से फिर आपको बता दूं हल्का हल्का। संधि के 3 भेद होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो आज जो बात होने वाली है वो व्यंजन संधि की होने वाली है। स्वर संधि को हम पढ़ चुके हैं। स्वर संधि में भी 5 संधियां हैं। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि है। तो इसको बहुत अच्छे से विस्तारित रूप से आपको समझा दिया गया है, ट्रिक से भी आपको बता दिया गया है। इसके बाद आज हम चलने वाले हैं व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि को यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। व्यंजन संधि कह रहा है स्वर का मेल व्यंजन से, तो स्वर हमारे अ आ इ ई। फिर व्यंजन का मेल व्यंजन से, व्यंजन का मेल स्वर से। अब हम इसे विस्तारित रूप से समझते हैं व्यंजन संधि को। व्यंजन संधि किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे तत् प्लस लीन तल्लीन, सत प्लस जन सज्जन। व्यंजन संधि से संबंधित प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पहले आप इसकी परिभाषा हो गई है और नियम इसके ये हैं, तो हम इसे पहले बहुत अच्छे से समझते हैं और फिर मैं इसे ट्रिक से भी बताऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, व्यंजनों के 5 वर्ग बताऊंगी अभी। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग के पहले व्यंजन क, च, ट, त, प के बाद कोई स्वर अथवा तीसरा चौथा ग, घ, ज, झ, ड, ढ, द, ध, ब, भ या अंतस्थ या र, ल, व आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन ग, जड़, दब में बदल जाता है। तो यहाँ आप इसको देख लो, उसके बाद मैं दिखाती हूँ थोड़ा विस्तार से। परिभाषा अभी आपने देख ही ली है इसकी, और कह रहा है व्यंजन के 5 वर्ग। अब 5 वर्ग कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। 5 वर्ग हैं ये। देखो, क वर्ग यहाँ से लेके 1 वर्ग है, ये है ना। च वर्ग, च से लेके यहाँ तक 1 वर्ग है। ट वर्ग यहाँ से ट, ठ, ड, ढ, अणा यहाँ तक 1 वर्ग है। त वर्ग त, थ, द, ध, न 1 वर्ग हो गया। प वर्ग प, फ, ब, भ, म 1 वर्ग हो गया। और ये यार अलावा इनको अंतस्थ कहेंगे, इनको ऊष्म कहेंगे और इनको संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो ये आपको समझ में आया, और इसी के आधार पर आज हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं इनको। टाइम थोड़ा लगेगा मगर समझते हैं। का वर्ग, च वर्ग, तो यहाँ का वर्ग, च वर्ग, तो इसको हम क, च, ट, तप कहते हैं, ठीक है। कच तप वर्ग के पहले व्यंजन, पहला व्यंजन कौन सा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये का पहले व्यंजन च, ट, कचट तप, ये टोटली यहाँ पर क, च, ट, तप, क, च, ट, तप, ये इनके बारे में कह रहा है। फिर क्या कह रहा है के बाद कोई स्वर अथवा, स्वर आप यहाँ समझ सकते हैं, अ, आ, इ, ई, उ, रि, ए, ओ, औ अंग है, ये तो छोड़ो, यहाँ तक ही समझो। कोई स्वर आए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, स्वर अथवा तीसरा चौथे की बात कर रहा है। तो हम इसको ऐसे समझेंगे, बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रही हूँ, फिर भी समझ में ना आए। तीसरा चौथे की जब बात कर रहा है तो देखो ये पूरा हो जाएगा, तीसरा ये, चौथा ये। तो यहाँ से ऐसे समझो इसको, ठीक है। देखो ऐसे समझो इसको, ऐसे तीसरा चौथे की जब बात कर रहा है तो ऐसे समझो, ऐसे ग, ज, ड, द, भ, और कह रहा है चौथे में आ गया घड़, ये दोनों आ गए यहाँ से, तीसरा चौथा इस तरह से। अब कह रहा है
या अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ कौन से हमारे? अंतस्थ हैं ये यारालावा। कौन से हैं? ये हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, यारालावा। अब क्या कह रहा है? आए तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन ग जड़ दव में बदल जाता है। आए तो पहला व्यंजन अपने तीसरे वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। कैसे बदलता है? अब इसको यहाँ ये स्लाइड से आपको बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ से समझते हैं और अच्छे से, ताकि कोई डाउट क्लियर ना रहे, आप सारे डाउट क्लियर हो जाएं। अब जैसे यहाँ पहले भी हमने इसका विस्तारित रूप बता दिया है, तो मैं एक बार फिर बता देना चाहूंगी कि जब हम समझो का लिखते हैं तो का हलंत वाला अगर है तो इसका मतलब ये है कि इसमें आ नहीं है। अगर तो ये इससे अलग हो गया है। अगर का है तो ऐसे बनेगा हमारा का हलंत, तब है इसमें, ठीक है। ऐसे ही ख है तो अभी इसमें आ है। अगर हम यहाँ हलंत लगा देंगे और ऐसे, तो अब हो जाएगा ये हमारा, ये इसका विस्तारित रूप है। तो विस्तारित रूप भी आपको समझ में आए होंगे। इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं, ठीक है। अब शब्द है हमारा वागीस। जब हम इसका विच्छेद करेंगे वाक प्लस ईस, तो ये हलंत वाला रहेगा, तो यहाँ पे भी हलंत वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ हलंत वाला है ना, आ इसमें से निकल गया है, तो ये आधा का है। बाक प्लस ई, तो ये तो पूरा ही रहेगा, इसका अंतिम और इसका पहला, ठीक है। बाक प्लस ईस, तो दोनों का क्या हो जाएगा? गी। तो इसने जैसे इसने कहा है, अपनी परिभाषा में बोला है व्यंजनों के वर्गों में का वर्ग, तो ये हमारा का क्या है? पहले वर्ग का ये है ना, ये जब, और ये कह रहा है किसी स्वर से, तो स्वर हमारा ई आ गया ना, यही तो हमारे स्वर हैं, ई आ गया। तो ये कह रहा है कि परिभाषा में इसने बोला है व्यंजनों के पांचों वर्ग, जैसे जो भी पांचों वर्ग बताए थे, तीसरा चौथा या कोई स्वर आए तो अंतस्थ या पहला व्यंजन आए तो बगे व्यंजन में बदल जाता है। तो देखो इसमें बदल रहा है, अब ये है ना, काय में बदल रहा है व्यंजन। हाँ, ये यहाँ पर, यहाँ इसमें बदल रहा है, ठीक है। बाक प्लस ईस, तो ये कह रहा है ना, तो पहला व्यंजन अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में बदल जाता है, और तीसरा वर्ग कौन सा है? ग जड़ दव, इसमें बदल जाता है। तो उसी के आधार पर तो यहाँ क्या आया है? गा गमला आया है बीच में। तो यहाँ कैसे? जैसे बाक प्लस ईस वागिस, इसी तरह से यहाँ देखो क चट तप ही तो है, जो अभी मैंने 5 वर्ग बताए थे। अब यहाँ क्या है? अच प्लस अंत, तो यहाँ क्या है? च है, तो च क्या है? व्यंजन है और आधा है, और ये आ क्या है? ये स्वर है, ठीक है। अच प्लस अंत, तो ये किस में बदल जाएगा? जब ये कह रहा है ना तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा, तीसरे वर्ग के व्यंजन में, तो यहाँ आ जाएगा ज, अजंत। ऐसे ही यहाँ पर है शट, शट प्लस आनन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ट और आनंद, तो यहाँ आ इसका पूरा आ जाएगा। तो यहाँ व्यंजन है और यहाँ स्वर है, तो षडानन, तो इसमें आ गया। इसे थोड़ा और छोटा करूं मैं, पूरा दिखाई देना चाहिए, नहीं तो समझ में नहीं आ पा रहा आप लोगों को। अब पूरा समझ में आएगा अच्छे से। तो यहाँ देखो षट प्लस आनन, षडानन, तो जैसा इसने बोला है, ठीक है, ट वर्ग का लिया हुआ है, और यहाँ पर स्वर है हमारा, स्वर है। तो अभी ये कह रहा है ना तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, और तीसरा वर्ग हमारा अभी हमने बता ही दिया है। तो इसमें कौन से बदला? डा में बदल गया, ठीक है। नेक्स्ट है जगत प्लस ईस, इधर ता व्यंजन है और इधर क्या है? ये स्वर है, ठीक है। जगत प्लस ईस, तो ये बड़े ई में ही तो बदलेगा, जैसी मात्रा है जगदीश,
तो ये किस में बदल जाएगा, दादवात में बदल जाएगा, तीसरे व्यंजन में बदल जाएगा। ठीक है, और ऐसे है उत प्लस घाटन, तो यहाँ हो जाएगा उद्घाटन। प प्लस जा, तो आधा जा आधा बा, फिर जा है अप प्लस जा, अब्ज हो जाएगा। ऐसे ही जा में इधर। नेक्स्ट है त प्लस अ, इधर व्यंजन है और इधर क्या है, इधर स्वर है। तो ये कह रहा है अपने नियम के अनुसार कि कोई भी वर्ग कचटतप और बदल जाएगा ये अपने तीसरे व्यंजन में। ठीक है, तीसरे वर्ग जो अभी मैंने बता दिए हैं, तो अपने पहला व्यंजन तीसरे वर्ग के व्यंजन में बदल जाता है। ठीक है, जैसे तद प्लस अनुसार, तदनुसार। नेक्स्ट देखते हैं, वही है इधर वाले उदाहरण है। इधर वाक प्लस दान, तो यहाँ पे का है, का आधा हलंत वाला रहेगा, इधर द है वाक प्लस दान, वाकदान। और षट प्लस दर्शन, षडा दर्शन, इधर वाले ही हैं ये पूरे, दो इसने उदाहरण लिए हुए हैं। जगत प्लस आनंद, जगदानंद। सत प्लस भाव, सद्भाव। ये तब ज्यादा इम्पोर्टेंट है तब हम संधि का विच्छेद करते हैं, और जब हम विच्छेद नहीं करते हैं तो ट्रिक से तो फिर आप कर ही ले जाएंगे। ठीक है, मगर विच्छेद करना भी हमें आना चाहिए, और जब कई बार पूछ लेता है तो हमें उसकी परिभाषा भी आनी चाहिए। ये तो उसका पहला नियम था। अब देखते हैं हम दूसरा नियम देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा होगा, क ख। वर्ग के पहले वर्ण के बाद यदि माँ या ना हो तो पहला होगा क ख, है ना। फिर कह रहा है माँ या ना हो तो पहला वर्ण उसी वर्ग के पांचवा कौन सा है, यहां समझिए, है ना। पांचवा ये है, ये, और ये इसको हम ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पांचवा है हमारा ये। ठीक, अब क्या कह रहा है, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, अर्थात क ट ता का परिवर्तन अणा न में हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ही इसका परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है, अब हम इसके उदाहरण से देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, क है तो कह रहा है ना, जैसे वर्ग के पहले वर्ण, तो वर्ग का पहला वर्ण का यही होगा, क। फिर ये कह रहा है माँ, तो यहाँ है जैसे वाक प्लस मैं, तो वाक प्लस मैं है तो यहाँ का है, इसका यहाँ पर इसका अंतिम लेंगे और इसका पहला लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ का है और यहाँ माँ है, तो हलंत वाला इसमें, इसका मतलब इसमें आ नहीं है, तो इसका यहाँ पर हो जाएगा सही वाणमय हो जाएगा। तो ये कह रहा है ना कि अर्थात का टाता का परिवर्तन ना में हो जाता है, तो इसमें हो गया इसका परिवर्तन। ठीक है, अगला है जैसे ट प्लस म बराबर अणा, तो यहाँ क्या है, यहाँ ट है और यहाँ क्या है, म है, तो यहाँ पर हो गया इसका परिवर्तन। मास प्लस षण मास, नहीं, षट प्लस मास है तो षण मास हो जाएगा, षण मास हो जाएगा। और ट्रिक से भी थोड़ा बताऊंगी लास्ट में। यहाँ पर है सत प्लस मार्ग, सन्मार्ग, तो यहाँ क्या है, ता इधर आ गया, माँ इधर आ गया, तो इस ता और माँ के मेल से क्या बना, ना बना। और ना कैसा बना, हलंत वाला, यानी आधा बना। ठीक है, ता और माँ के मेल से क्या बना, आधा ना बना, हलंत वाला। ठीक है, सन्मार्ग। अब इधर ऐसे ही उत प्लस नति, यहाँ से ता निकला, इधर आया, यहाँ से ना, ये रहा, ये हलंत वाला, तो इससे बना उन्नति।
तो ये समझ में आया होगा। और ट्रिक तो आपको पता भी होगी। इसमें लास्ट बीच में, शब्द के बीच में आप यहाँ देख सकते हैं आधा आधा जो व्यंजन आ रहा है, इसी से पता चल जाता है कि इसमें व्यंजन संधि है। मगर जब हम विच्छेद करते हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम अगर विस्तार से समझ लेंगे तो हमें फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें तीसरा बोल रहा है अब इसके नियम तो 6-7 नियम है इसके, मगर आज एक ही क्लास में 7 नियम नहीं हो पाएंगे। यदि पहले शब्द के अंत में ता आए और दूसरे शब्द के अंत में च, छ, ज, ट, ड, ल तो क्रम से च, छ, ज, ट, ड, ल में बदल जाता है। परंतु ता के बाद यदि श आधा श हो तो ता च में तथा श छ में बदल जाता है। उसी प्रकार ता के बाद ह हो तो ता दा में तथा ह धा में बदल जाता है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। जैसे कह रहा है ता है, यहाँ पर चा है, यहाँ क्या है चा प्लस च, तो ये इधर का नहीं, ये पूरा, हाँ यहाँ तक पूरा ही उदाहरण है। जैसे उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, यहाँ से तालिया ये आ गया और यहाँ से चालिया। ठीक है, ये च। ठीक, तो हमारा जो पूरा शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, उच्चारण बनेगा। उत प्लस चारण बराबर उच्चारण। अगला इसका नियम है कि जैसे तत् प्लस छाया, तत् प्लस छाया, तो ये क्या बनेगा तत् छाया बनेगा, तत् छाया। त हलंत वाला यहाँ से आया, छा यहाँ आ गया। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या हुआ, तो इसने क्या कहा है उस चीज को थोड़ा ध्यान देना है। जैसे इसने कहा है यदि पहले शब्द के अंत में, तो शब्द का अंत ये है ता, दूसरे शब्द के शुरू में यानी आरंभ में चाय, तो चा तो यहाँ आ गया। और देखो ये छा के लिए बोल रहा है छा यहाँ आ गया, जा के लिए बोल रहा है जा यहाँ आ गया, टा के लिए बोल रहा है टा यहाँ आ गया, ड के लिए बोल रहा है ड यहाँ आ गया, ला के लिए बोल रहा है ला यहाँ आ गया। ठीक है, तो क्रमशः च, छ, ज, ट, ड, ला में बदल जाता है। ये च छा है, ज, ट, ड, ला में बदल जाता, परंतु ता के बाद यदि शा सीटी हो, वो भी बिना खड़ी पाई की हो, तो ता चा में बदल जाता है। फिर जो ता है वो चा में बदल जाता है, शा छा में बदल जाता है। उसी प्रकार ता के बाद हा हो तो ता दा में बदल जाता है, हा धा में बदल जाता है। तो इतना आपको समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए मैं बता दूं, इसे ट्रिक से ही याद कर लेना। और इतना लंबा पूछता भी नहीं है और फिर हम समझ भी जाते हैं, 1-2 बार जब हम इसे कर लेते हैं। मगर मेरा काम तो फिर भी समझाने का है। ऐसे तत् प्लस टीका, तत् टीका आप समझ लेना। इसमें बीच में एक मतलब 2 शब्द आ रहे हैं, आधा आ रहा है और एक पूरा आ रहा है। ठीक है, जैसे उच्चारण है, तत्छाया है, उज्ज्वल है, तट्टीका है, उड्डयन है, उल्लास है, उद्धरण है, उच्छ्वास है। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नियम कहता है माँ के संबंध में नियम माँ के बाद यदि क च ट तप, क च ट तप कौन से, यहाँ ये है क च ट तप, क चट तप। वर्गों का कोई वर्ण आए तो माँ के स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अनुस्वार हो जाता है। समझो इसको, बहुत अच्छा है। उसी वर्ग का 5वां बोला है तो उसी वर्ग का 5वां ये है। ठीक है, और इसको हमने ऐसे पढ़ना है। ठीक है, तो 5वां अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस कल्प संकल्प, सम प्लस घात संघात, सम प्लस यहाँ हलंत है जय संजय, सम प्लस तुष्टि संतुष्टि, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, सम प्लस शय संशय। तो यहाँ आपको समझ में आया होगा। फिर हम अगला नियम देखते हैं। इसी के कई नियम हैं ये। माँ के बाद यदि इस 4th का ये पहला नियम था, ये 2nd है, ये 3रा नियम है। इसमें माँ के बाद यदि यारा लवा शा
स ह में कोई वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है, जैसे सम प्लस योग संयोग, सम प्लस रक्षण संरक्षण, सम प्लस लग्न संलग्न, सम प्लस हार समहार। तो बेस्ट ट्रिक बताऊंगी कि आपको हमेशा याद रहेगा। सम प्लस वाद संवाद, सम प्लस शय संशय, सम प्लस सार संसार, सम प्लस रक्षक संरक्षक। इसका अगला नियम कहता है तीसरा, म के बाद यदि म आए तो म द्वित्व हो जाता है, जैसे सम प्लस मुख सम्मुख, सम प्लस मान सम्मान। तो आपको अगर वर्तनी शुद्ध आती है, जो मैं बताना चाह रही थी, तो मैं बता दूं कि आपको अगर वर्तनी शुद्ध आती है तो आप उसका विच्छेद देख लीजिए और आप देख लीजिए कि इसकी वर्तनी शुद्ध कौन सी है, मगर आपको मात्राओं सहित वो वर्तनी शुद्ध आनी चाहिए और वहाँ आप फिर संधि कर ले जाएंगे। ठीक है, और दोनों के जो पद हैं सार्थक होंगे, किसी न किसी का कोई न कोई अर्थ जरूर निकलेगा। ऐसा कोई पद नहीं होगा कि उसमें उसका कोई अर्थ ना निकले। ठीक है, और तब आपको वहां पर देखना, ऑप्शन देख करके 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही होगा उसका, दोनों में से आप अर्थ करके देखना तो आपका अर्थ निकल आएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी स्वर के बाद छ हो तो छ का छ हो जाता है, आधा छ और छ हो जाता है, जैसे आ प्लस छ। तो यहाँ है आ प्लस छादन अच्छादन। ठीक है, स्व प्लस छंद स्वच्छंद, वे प्लस छेद विच्छेद, अनु प्लस छेद अनुच्छेद। अगर आपको इसकी वर्तनी सही से पता है तो आप यहाँ कर ले जाएंगे। ठीक है, अब इसका अगला नियम है, यदि सा से पूर्ण आ, ये सा व्यंजन है और आ क्या है, ये स्वर है के अतिरिक्त कोई स्वर हो तो सा का दंत शा का मूर्धन्य शा हो जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पर देखो बी प्लस सम। ठीक है, यहाँ ई है यहाँ सा है तो विषम हो जाएगा। ऐसे सु प्लस समा सुषमा हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या है इधर है उ यानी स्वर है और इधर क्या है व्यंजन है सुषमा। अभी आप इसका लास्ट नियम और देख लो, है ना, लास्ट है 7, यदि र का री का र शा के बाद ना हो तो नाकर्णा हो जाता है, जैसे ऋण प्लस भाष नहीं, यहां से देखो, जैसे रि प्लस न यानी ऋण, भाष प्लस अन भाषण, तर प्लस न तरण, पर प्लस नाम परिणाम। तो ये इसका 7वां नियम था। अब आपको समझ में आ गई होगी। और लास्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे भाषण है परिणाम है तो आपको सार्थक शब्द आना जरूरी है। इधर देखो परि और नाम, परि का भी अर्थ है, नाम का भी है, भाष का भी है, अन का भी है। जब दोनों पद मिलाए जाएंगे तो एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, भाषण, भाष प्लस अन। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी व्यंजन संधि। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं विसर्ग संधि में।